हेलो एवरीवन, हम लोग पढ़ रहे हैं हिस्ट्री का एक चैप्टर जिसका नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया और इसकी कई वीडियोस यूट्यूब पे पड़ चुकी हैं और ये मेरी लास्ट वीडियो है जिसमें मैं अच्छा खासा आपको पूरी तरीके से आपको ये कवर कर दूंगा। ये चैप्टर पूरी तरीके से इस वीडियो में खत्म हो जाएगा और पिछली वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाके जरूर देखिएगा। और हाँ, मैं जो होता है आपके ज्योग्राफी के सिर्फ बचा है, ज्योग्राफी का वीडियो बचा है, बाकी केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, फिजिक्स का और जो होता है एसएसटी के पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और जो है आपकी जो है पॉलिटिकल साइंस भी डाल दिया है और जो है इकोनॉमिक्स भी डाल दिया है, हिस्ट्री भी डाल दिया है। हिस्ट्री का एक चैप्टर था, ये भी पूरी तरीके से कवर कर दिया है ना। आज इस वीडियो में आपको अच्छा खासा ये भी कवर होता दिख जाएगा। तो ये देखिए, अब हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग कहां तक पढ़े थे। हम लोगों ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पढ़ लिया था। अच्छा हाँ बेटा, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, यहाँ से 8 नंबर आएगा आपको। ये चैप्टर बहुत ध्यान से पढ़ना, बहुत जो होता है कंसंट्रेशन के साथ और जो होता है मन लगा के पढ़ना। इस चैप्टर को मन लगा के पढ़ना। अगर आपको 8 नंबर लेना है तो 8 नंबर लेना है, ऑब्वियस सी बात है, लेना, उसमें कोई शक नहीं है। तो इस चैप्टर को हम लोग एकदम रॉक के तरीके से, एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे ताकि जो है 8 नंबर जाए ना कटके ना। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, हम लोगों ने अच्छा खासा कवर कर लिया है। हम लोग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पढ़ चुके हैं, सत्याग्रह पढ़ चुके हैं, खिलाफत मूवमेंट पढ़ चुके हैं, उसका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पढ़ चुके हैं। नॉन कोऑपरेशन के बाद आ जाता है साल्ट मार्च भी पढ़ लिया था, साल्ट मार्च भी पढ़ लिया था हम लोगों ने। आ जाता है आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या है, कैसे है, कहां क्या क्या हुआ था। तो मैंने बताया था कि साल्ट मार्च जो जब मैं पढ़ाया था तो उसमें बताया था साल्ट मार्च इज द बिगिनिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो साल्ट मार्च से चालू हुआ था। मैं आपको ये बातें बता दिया था ना। तो इसमें किस तरीके से क्या था मैं आपको बताया था पिछले वीडियो में ही कि साल्ट जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होगा उसमें 2 बातें की जाएंगी। क्या क्या 2 बातें की जाएंगी बताओ, आप जल्दी से बताओ। उसमें जो होता है 2 बातें की जाएंगी, उसमें हम रूल भी तोड़ेंगे और उसके साथ साथ जो होता है हम लोग बाइकआउट भी करेंगे। यानी कि अभी जो नॉन मूवमेंट पीछे चला था वो खत्म नहीं हुआ है अभी तक। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एक बार फिर से आ चुका है, लेकिन अब की बार नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अपने साथ अपना एक और भाई लेके आया जिसका नाम है कि रूल तोड़ना। जो होता है रूल डिसोबे, कहां गया, यहां पर रूल डिसोबे भी किया जाएगा, उसके साथ साथ जो होता है नॉन कोऑपरेट भी किया जाएगा। नॉन कोऑपरेट तो हम लोग कर रहे हैं, उसके साथ साथ अब की बार रूल भी तोड़ेंगे। ये दोनों मिला के कहा गया था जो होता है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। बताया था ना 1921 से 1922 तक चला था आपका नॉन कोऑपरेशन। 1922 से 1930 तक एक लंबा समय था जहां पर गांधी जी ने गैप ले लिया था और कहा कि अब पहले लोगों को ट्रेन किया जाए और बहुत सारी चीजों पे काम किया जाएगा। उसके बाद जब इतनी बातें हो जाएंगी उसके बाद हम लोग चलाएंगे एक नया मूवमेंट। तो इसी में इकोनॉमिक डिप्रेशन भी आया था, आपके जो होता है साइमन कमीशन गो बैक भी आया था और उसके बाद जो होता है ब्रिटिश ने एक ऑफर भी दिया था हम लोगों को ना। वो सारी बातें थी। तो उस तरीके से आप सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब चला है 1930 से 1931 तक चला था। उसके बाद 1931 के बाद गांधी जी ने फिर एक बार चाहा कि जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चले, क्योंकि देखो 1931 में क्या हुआ कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी बंद हो जाता है ना, बहुत सारे लोग अरेस्ट कर लिए जाते हैं। उसके गांधी जी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मीटिंग ज्वाइन करते, पता था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करेंगे। तो अब यही ज्वाइन करेंगे क्योंकि इनकी मजबूरी बन जाती है। अब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मीटिंग जब ज्वाइन करेंगे उसके बाद फिर जो होता है सब कुछ सही रहेगा, फिर एक बार गांधी चाहते हैं कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कंटिन्यू किया जाए। लेकिन उसके बाद अब उनको लगता है कि यार जो है लोग एक बात देखो, अगर आप एक बार कह रहे हो कि आओ आओ जो होता है बिरयानी बन रही है तो लोग आएंगे और आप बिरयानी की जगह उनको टॉफी खिला दो तो उसके बाद जो है क्या होगा, दोबारा फिर कहोगे कि आओ बिरयानी बन रही तो कोई आएगा क्या? नहीं आएगा ना, हमें भी पता है नहीं आएगा। क्योंकि एक बार जो होता है जब एक बार लोगों का मनोबल एक बार लोग बहुत पार्टिसिपेशन करते हैं लेकिन एक बार मनोबल टूट जाता है तो फिर कोई नहीं आता है। तो वही हुआ था कि जब एक बार सिविल डिसोबीडियंस 1930 से 1931 तक चलाया गया था उसके बाद क्या हुआ कि जो है उसका गांधी जी ने इसे स्टॉप कर दिया। फिर एक बार जब इसी सेम मूवमेंट को चला रहे थे तो लोग उतना जो होता है इंटरेस्टेड नहीं थे, पार्टिसिपेट नहीं किए, क्योंकि उन्हें लगा कि यार वही पुरानी बात है, वही पुराना घिसा पिटा, फिर एक बार जो होता है लोगों को जेल होगी। तो अब जेल करने के लिए कोई थोड़ी तैयार रहेगा कि आप नहीं आइए गांधी जी जो होता है आपके साथ जेल चलता हूं। तो उन्होंने जो था बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन नहीं किया था, इसलिए 1934 तक तो ये मूवमेंट चला था लेकिन हम 1931 तक ही गिनते हैं। वही मेजरली एक बार जो था 1931 तक चला था, उसके बाद 32 में गैप लेके फिर 33-34 में जो था कंटिन्यू किया गया था। लेकिन अपनी बार जो है वो उस जोर शोर से नहीं पकड़ा था, फिर गांधी जी ने इसे खुद बंद कर दिया था। बात समझ में आ गई होगी आपको। अब देखो इसमें क्या था कि 1930 से 1931 तक देखो कहानी बड़ा मजा आती है जब आप कहानी के साथ जोड़ के पढ़ते हो, बड़ी मजा आती है। आप मेरी वीडियोस को जो है अगर आप सारी वीडियोस को सुन लेते हैं ना तो आपको भी याद हो जाएगा। इस तरीके से मुझे सारी बातें याद हो चुकी हैं, उस तरीके से आपको भी याद हो जाएगा किस तरीके से कब क्या हुआ है, इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, इसमें ये हुआ, सब मुझे याद हो जाएगा ना। अच्छा लगता है कहानी की तरह कहानी को पढ़ो। उसके बाद रटने लगोगे, बैठ के रटने लगोगे तो उसके बाद जो है मजा नहीं आता है। अभी मैं 50 मिनट में सारी चीजें बता दूंगा जो आप कह दूंगा रटो, मैं कुछ समझाऊं ना सिर्फ बता दूं तो उसके बाद कह दूं रटो, तब कितना मजा आएगा? कुछ नहीं मजा, आपको लगने लगेगा यार ये होता है ये 50 मिनट रटना ही रटना है। 50 मिनट में पूरा चैप्टर पढ़ा सकता हूं लेकिन उसमें आपको रटना पड़ेगा, उसमें कुछ आपको समझा नहीं पाऊंगा। बस इतना बता दूं 1930 से 1931 था, रूल डिसोबीड किया गया, नॉन कोऑपरेट किया गया, साल्ट मार्च स्टार्टिंग है। बताओ ही मत कुछ जो होता है, क्यों साल्ट मार्च स्टार्टिंग है, तो मजा थोड़ी ना आएगा। फिर उसके बाद लगेगा यार रटवा रहे हैं एक तरीके से, तो वो चीजें जो होता है मजा नहीं देती है। अब ऐसे पता चले साल्ट मार्च क्यों बिगनिंग है, जिंदगी में नहीं भूलेगा आपको कभी। आप कोई भी पूछेगा कि साल्ट मार्च बिगनिंग थी, हाँ आपके दिमाग में हाँ यार साल्ट मार्च में रूल तोड़ा गया था। सिविल डिसोबीडियंस का मतलब होता है रूल तोड़ना, तो बिगनिंग थी ना, कि कोई दिक्कत तो नहीं ना हो रही है। इस तरीके से याद करिए, मजा आएगा तब।
देखिए 1930 से 1931 तक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाया गया था, इसमें रूल को तोड़ा गया था प्लस नॉन कोऑपरेट किया गया था। पहली बार रूल कब तोड़ा गया बताओ, अभी तक जितना पढ़े उसमें पहली बार रूल तब तोड़ा गया था जब जो था साल्ट मार्च चलाया गया था। साल्ट मार्च में हमने कहा था कि हम लोग जो था नमक पे लगने वाले टैक्स को नहीं देंगे और हम लोग ये रूल तोड़ते हैं हाथ से और नमक पे बनने वाला जो नमक को खुद बनाएंगे और खुद यूज करेंगे विदाउट पेइंग एनी टैक्स ना। तो यहां से समझ में आ गया कि रूल सबसे पहली बार तोड़ा गया था साल्ट मार्च। साल्ट मार्च में रूल तोड़ा गया था, ये स्टार्टिंग थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की। अच्छा जो था साल्ट मार्च में जब जो था सबसे पहली बार साल्ट टैक्स को नहीं दिया गया तो उसके साथ साथ बहुत सारे रूल तोड़े गए। अब जो था जैसे फॉरेस्ट कॉला था उसे तोड़ दिया गया। चौकीदारी टैक्स जो था, चौकीदारी टैक्स लेते थे अंग्रेज उसे भी तोड़ दिया गया, उसे भी नहीं पे किया गया। अब रेवेन्यू लेते थे खेतों का उसे भी जो था नहीं दिया गया। तो ये सारे रूल्स धीरे धीरे तोड़े गए ना। अब देखो पे टैक्स नहीं किया गया, कौन सा पे, रेवेन्यू पे जो किया जाता था, खेत का टैक्स पे किया जाता था उसे देना बंद कर दिया गया। चौकीदारी टैक्स जो होता है इसे बंद कर दिया गया। बाइकआउट कर रहे थे वो तो ठीक है ना, एक तो पे नहीं किया इससे मतलब रूल तोड़ा और उसके बाद जो था बाइकआउट किया यानी कि नॉन कोऑपरेट किया। अब उसमें देखो फॉरेस्ट रूल ब्रेक किए थे, उसका रेवेन्यू नहीं दे रहे थे, चौकीदारी टैक्स नहीं दे रहे थे। तो ये कहीं ना कहीं जो है ये लोग अब जोता है धीरे धीरे रूल तोड़ना और जोता बाइकआउट करना दोनों चालू कर दिए थे। अब इसमें देखो फिर अभी ऑब्वियस सी बात है कि वायलेंस होना है। अब 1931 तक जाते जाते वायलेंस में क्रिएट हो गया। एक साल तो बहुत धूमधाम से चला, एक साल जोता है जो अपना फेस्टिवल था बड़े अच्छे से मनाया जा रहा था, धूमधाम से एकदम बढ़िया चल रहा था। लेकिन जो होता है जब कोई चीज धूमधाम से काफी दिन तक चल जाती है तो उसे कहीं ना कहीं वायलेंस होता है और उसे रुकना पड़ता है। तो ये हुआ वायलेंस तो इसे रोकना पड़ा और रोकने के बाद जो था इसमें गांधी जी अब की बार खुद अरेस्ट हो गए थे खान अब्दुल गफ्फार खान के साथ। खान अब्दुल गफ्फार खान नाम याद रखिएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान के साथ साथ महात्मा गांधी अरेस्ट हो चुके थे। और उसके बाद जो था क्यों अरेस्ट हुए थे, क्योंकि अंग्रेजों ने कहा ये लोग बहुत ज्यादा वायलेंस क्रिएट कर रहे हैं, इन्हें तुरंत का तुरंत पकड़ा जाए वरना ये लोग हमारे खिलाफ पूरे इंडियंस को इतना भड़का देंगे कि हमारे नाक में दम हो जाएगी। इस वजह से इन्हें तुरंत का तुरंत अरेस्ट किया गया। गांधी जी उसके महात्मा गांधी और जो है खान अब्दुल गफ्फार खान को, दो लोगों को अरेस्ट किया गया। हिंदू और मुस्लिम दोनों को बहुत तेजी के साथ जोड़ के ये मूवमेंट चलाया जा रहा था। तो दोनों हिंदू और मुस्लिम लीडर मेनली अरेस्ट किए गए। अच्छा इनके साथ साथ पीछे बहुत सारे लोगों को लाखों लोगों को अरेस्ट कर लिया गया था, एक नहीं लाखों लोगों को अरेस्ट कर लिया गया था। अब इनको नहीं मारेंगे, ये लोग जो था अपने आप में बहुत पहुंची चीज है, इन्हें मार देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन बाकी सबको पकड़ा था बड़बड़ धोया था, मतलब अंग्रेजों ने बहुत अच्छा खासा पीटा था। बात समझ में आ रही है? देखो रिवोल्यूशनरी ब्रूटली पनिश्ड, जितने भी रिवोल्यूशनरी बाकी पकड़े गए थे उन्हें बहुत जो था अंग्रेजों ने मार दिया था। अब गांधी जी मजबूर हो गए थे, गांधी जी को समझ में आया किसी भी तरीके से इन्हें छुड़ाना वरना ये अंग्रेज क्या करेंगे, इन्हें मार देंगे इतना मारेंगे कि मर जाएंगे खुद बेचारे। तो जो था गांधी जी ने इसके बाद एक जो था साइन किया। अब मैंने बताया था कि जो है जब साल्ट मार्च में जो था लेटर भेजा था गांधी जी ने, तो किसे भेजा था वाइसरॉय को भेजा था। वाइसरॉय कौन था इंडिया का? लॉर्ड इरविन था। तो लॉर्ड इरविन के साथ एक बार फिर से गांधी जी की साइन हुई थी। तो गांधी जी ने जो था लॉर्ड इरविन को साइन किया था। तो गांधी इरविन पैक्ट उसे कहा जाता है। गांधी इरविन पैक्ट का मतलब गांधी और इरविन का समझौता। गांधी इरविन पैक्ट याद रखिएगा। गांधी इरविन पैक्ट क्या था कि 9 मार्च 1931 को हुआ था ये गांधी इरविन पैक्ट। गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? 5 मार्च 1931। 5 मार्च 1931 डेट याद रखिएगा। गांधी इरविन पैक्ट पूछा जाता है, पूना पैक्ट भी आगे आएगा, पूना पैक्ट भी पूछा जाता है। दोनों याद रखिएगा एकदम बेहतरीन तरीके से। तो देखिए यहां पर गांधी और इरविन के साथ एक समझौता हुआ था, उसे कहा गया था गांधी इरविन पैक्ट। गांधी इरविन पैक्ट क्या था? ये कब हुआ था? 5 मार्च 1931 के दिन हुआ था। इस गांधी इरविन पैक्ट में गांधी जी ने जो है इस बेसिस पे जो था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करने के लिए हाँ की थी। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करने के लिए हाँ की कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ज्वाइन कर रहा हूं, लेकिन एक शर्त पे कि जो है आप जितने भी रिवोल्यूशनरीज को पकड़े हैं उन्हें सबको छोड़ देंगे बिना पनिश किए हुए। तो गांधी जी इसी बेसिस पे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन किए थे ना। तो इसे एक जो था 5 मार्च 1931 में एक समझौता हुआ था। और उसके बाद फिर 1931 में देखो 1930 में पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस गांधी जी नहीं ज्वाइन किए थे। 1931 में इरविन ने इन्हें मजबूर कर दिया रिवोल्यूशनरीज को पकड़ के कि गांधी जी को अपने रिवोल्यूशनरीज को अपने देशवासियों को छुड़ाने के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन करना पड़ गया। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बेचारे गए, ज्वाइन करके आए, ज्वाइन करने के आके उन्होंने देखा कि जो है ये रिवोल्यूशनरीज को अभी तक नहीं छोड़े हैं और उन्हें अभी भी पीट रहे हैं। तो गांधी जी उसके बाद जो था फिर से एक बार धरना चलाया और उन्होंने कहा कि अगर तुम लोग नहीं छोड़े तो मैं तुम लोगों के ऊपर केस कर दूंगा, क्योंकि अंग्रेजों का एक ही नियम बहुत अच्छा था कि वो लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन से कभी मुकरते नहीं थे। तो अगर जो गांधी जी इरविन के खिलाफ जो होता केस कर देते तो इरविन भी पकड़ के जेल में डाल दिया जाता। तो जो है इसके वजह से इरविन को लास्ट में मजबूर होकर सभी रिवोल्यूशनरीज को छोड़ना पड़ा था। तो इसमें भी टाइम गया था, 1931 में गया था, उसके बाद 1932 भी चला गया। फिर एक बार गांधी जी बैक आए 1933 1934 में हिम्मत बना के फिर से चलाया गया मूवमेंट। फिर अगली बार ये मूवमेंट चला नहीं। तो इस पूरे जो था आपको सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की कहानी ऊपर मैं आपको पूरा बता दिया हूं, आपको समझ भी आ चुका होगा। अब देखो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में कौन कौन ज्वाइन हुआ था, कितने लोग पार्टिसिपेट किए थे, कितना भयंकर हुआ था। मैं आपको बता रहा हूं कि कहीं ना कहीं कितना भयंकर ये जो था मूवमेंट गया था। अभी आपने सिविल जैसे आपने नॉन कोऑपरेशन पढ़ा था ना, नॉन कोऑपरेशन की ही जो था आप इसे भी समझिएगा, इसमें भी अलग अलग पार्टिसिपेशन देखने मिला था। जैसे वहां पर कंट्री साइड में टाउन्स वाले थे और जो था विलेज वाले थे ना, सॉरी आपके जो था जो ट्राइब्स थे और जो था विलेज के थे ना।
दो लोग देखने को मिले थे। उसके साथ वुमेन नहीं पार्टिसिपेशन थी, वहां पर कंट्री साइड जो था, वो क्या बोलते हैं, जो आपकी कंट्री थी वहां से लोग पार्टिसिपेट किए थे, वहां 3 लोग किए थे। यहां पर आपको बेटा टाउन से 2 लोग पार्टिसिपेट करते हुए देखेंगे, कंट्री साइड से भी 2 लोग पार्टिसिपेट करते हुए देखेंगे, और जो है वुमेन्स भी पार्टिसिपेट करती हुई दिख जाएंगी। आपकी बात 3 लोग पार्टिसिपेट किए हैं, बड़ा अच्छा जाने वाला है ये मूवमेंट। देखो नॉन कोऑपरेशन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के आगे बच्चा साबित हो जाता है, क्योंकि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में कम लोग पार्टिसिपेट किए थे, नॉन कोऑपरेशन में इससे जो था नॉन कोऑपरेशन में बहुत ज्यादा लोग जो है पार्टिसिपेट कर दिए थे ना। ये मूवमेंट अपने आप में इतना बड़ा मूवमेंट बन गया था कि अंग्रेज आपकी बात काफी अच्छा खासा डर गए थे। अब मैं आपको बताता हूं इसके बारे में। देखो क्या था यहां पर पार्टिसिपेशन किस किस का था, तो टाउन्स में पार्टिसिपेट किए थे, कंट्री साइड से भी पार्टिसिपेट किए थे, वुमेन्स भी पार्टिसिपेट की थी। 3 बातें। सबसे पहले टाउन से कौन कौन पार्टिसिपेट किए थे, मर्चेंट इंडस्ट्रीज किए थे। मर्चेंट इंडस्ट्रीज 2 नाम है बेटा, या एक मत समझिएगा, मर्चेंट का मतलब बड़े बड़े बिजनेसमैन जो होता है और बड़े बड़े उद्योगपति, दोनों लोग जो है बड़े बड़े बिजनेसमैन और बड़े बड़े उद्योगपति दोनों के दोनों जो होता है आपकी बात पार्टिसिपेट किए थे ना। बड़े बड़े मर्चेंट्स भी ज्वाइन किए थे, बड़े बड़े उद्योगपति इंडस्ट्रीज भी ज्वाइन किए थे। तो एक जो होता है रिच भी, ये रिच कैटेगरी में आ गए। अरे टाउन्स में ही जो होता है वर्कर्स भी रहते थे, टाउन्स में ये पुअर की कैटेगरी में आ जाते थे। तो रिच भी ज्वाइन किए थे, पुअर भी ज्वाइन किए थे। अभी मैं आपको बताता हूं किस तरीके से रिच क्यों ज्वाइन किए थे। देखो सबका जैसे पुराना एक बात था ना, उस तरीके से नए में भी एक बात रहेगी कि सबका अपना अपना जो है क्या ज्वाइन किए थे, क्योंकि सबका अपना अपना स्वराज था, क्योंकि सबकी अपनी अपनी स्वतंत्रता थी। वो चाहते थे कि अगर जो होता है हम लोग कर रहे हैं मूवमेंट सफल हो जाएंगे तो हमें ये मिल जाएगा, ये सोचते थे हमें ये मिल जाएगा। इस वजह से हर कोई ज्वाइन किया हुआ था ना। तो मर्चेंट इंडस्ट्रीज भी ज्वाइन किए थे, वर्कर्स भी ज्वाइन किए थे, कंट्री साइड में रिच भी ज्वाइन किए थे और पुअर भी। यहाँ पर रिच पीजेंट होगा बेटा, रिच पीजेंट भी ज्वाइन किए थे, यहाँ पर पुअर पीजेंट भी ज्वाइन किए थे। अब की बार आपको दिख रहा होगा यहाँ पर रिच भी ज्वाइन कर रहे हैं, पुअर भी ज्वाइन कर रहे हैं ना, तो इस तरीके से। और उसके बाद वुमेन्स भी ज्वाइन कर ली, तो कहीं ना कहीं रिच भी ज्वाइन किए, पुअर भी ज्वाइन किए, वुमेन्स भी ज्वाइन की। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बार ट्राइब्स छूटे थे बेचारे, बाकी सबके सब जो होता है देखो आपको दिख जा रहे हैं। तो एक तरीके से अब की बार बहुत अच्छा खासा मूवमेंट, बहुत ब्रॉड लेवल पे ये मूवमेंट इसलिए गया था। देखो मर्चेंट इंडस्ट्री, गांधी जी मेहनत भी तो किए थे इस मूवमेंट के लिए। 240 माइल्स, 60 माइल्स नहीं पड़ा पिछली वीडियो, उसमें 240 माइल्स ना बताया था, 240 माइल्स 24 दिन के अंदर, 24 दिन के एक दिन के अंदर 10 माइल्स चले थे। 10 माइल की दूरी बहुत अच्छी, 10 किलोमीटर नहीं बेटा 10 माइल्स चले थे। 10 माइल की दूरी 24 दिन के अंदर कवर की थी ना, सॉरी 240 माइल की दूरी 24 दिन, यानी कि एक दिन में 10 माइल्स की दूरी कवर की थी। तो इसलिए इतना मेहनत करेंगे तो मूवमेंट ब्रॉड जाएगा ही जाएगा ना, ऑब्वियस सी बात है। तो देखो टाउन में जो था 2 लोग पार्टिसिपेट किए थे, मर्चेंट और इंडस्ट्रियलिस्ट, और उसके साथ साथ जो होता है वर्कर्स ना। मर्चेंट इंडस्ट्रियलिस्ट एक ही में आते हैं, रिच के कैटेगरी में आ जाते हैं, वर्कर्स पुअर के कैटेगरी में आ जाते हैं। ये लोग ज्वाइन किए थे। अच्छा मर्चेंट और इंडस्ट्रियलिस्ट क्यों ज्वाइन किए थे, वर्कर्स क्यों ज्वाइन किए थे। देखो जो टाउन्स में था आपके जो था मर्चेंट और इंडस्ट्रियलिस्ट इसलिए ज्वाइन किए थे क्योंकि बेटा जो गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो कहीं ना कहीं मर्चेंट और इंडस्ट्रियलिस्ट को फैलने से रोकती थी। फैलने का मतलब ब्रॉड होने से रोकती थी। अब मान लो ये किसी एक स्टेट में अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो जो ब्रिटिश रूल था वो कहता था कि आप एक ही स्टेट में बिजनेस करो, आप दूसरे स्टेट में बिजनेस नहीं कर सकते। आप 2 स्टेट में कर रहे हो तो आप 2 ही में करो, तीसरे में नहीं कर सकते। वो नहीं चाहते थे कि इंडियन जो था बहुत तेजी के साथ ग्रो कर जाए, मल्टीनेशनल कंपनी बना ले, हमसे ज्यादा पैसा कमाने लगे। वो ये नहीं चाहते थे, इसलिए कहीं ना कहीं इन्हें दबा के रखते थे, रोक के रखते थे कि आप जो होता है मोर देन 1 स्टेट में बिजनेस नहीं कर सकते। तो इस वजह से ये लोग जो होता है जब ग्रो कर गए थे तो काफी जो है परेशान थे। ये चाहते थे कि किसी भी तरीके से ब्रिटिश हट जाए, ये ब्रिटिश रूल हट जाए, ताकि हम लोग जो होता है पूरा फुल जो होता खुल के बिजनेस कर पाए ना। तो ब्रिटिश रूल जो होता है इन्हें एक्सपेंड करने से रोकता था, इस वजह से ये लोग जो होता ज्वाइन किए थे। दूसरा वजह क्या थी, दूसरी वजह ये थी बेटा, ये लोग कहीं ना कहीं जो है वर्कर्स का एक्सप्लॉइटेशन करते थे। कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट होगा वो वर्कर का एक्सप्लॉइटेशन करेगा ही करेगा, क्योंकि कितना भी वो जो होता है कितना भी फेयर वर्क कंडीशन दे दे, वर्क एनवायरनमेंट दे दे, फिर भी जो होता है वो कहीं ना कहीं वर्कर्स अगर से ग्रो करना अच्छा खासा, तो वर्कर्स देखो पहले ऐसा होता था, अब तो गूगल जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां जो है ग्रो भी कर रही हैं और वर्कर्स के लिए बहुत ही सेटिस्फैक्टरी वर्क जो होता है प्लेस दे रही है, लेकिन वर्क एनवायरनमेंट दे रही है। लेकिन अब जो होता है अब हो रहा, पहले नहीं होता था। पहले जो होता वर्कर्स का एक्सप्लॉइटेशन करती थी कंपनी, तो इस वजह से वो जो होता है ये जो होता है ज्वाइन की थी। अभी आपको समझ में आ रहा है कि वर्कर्स का एक्सप्लॉइटेशन तो कंपनी कर रही है, लेकिन इसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में ज्वाइन करने की जरूरत है। देखो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाया किसके द्वारा जा रहा था बताओ। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कांग्रेस के द्वारा चलाया जा रहा था, महात्मा गांधी के द्वारा चलाया जा रहा था। महात्मा गांधी के द्वारा जो है आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाया जा रहा था, बात समझ में आ रही है। लेकिन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अकेले महात्मा गांधी के द्वारा थोड़ी चलाया जा रहा था। महात्मा गांधी के साथ बहुत सारे लीडर थे जिन्हें जो है संगठन दिया गया था, एक नाम दिया गया था जिसका नाम था कांग्रेस ना। तो कांग्रेस के द्वारा चलाया जा रहा था, और कांग्रेस बेटा कांग्रेस में जो होता है ये इसलिए ज्वाइन किए थे इंडस्ट्रियलिस्ट और जो होता है मर्चेंट्स, ताकि जो है वर्कर्स ना ज्वाइन कर लें। अब अगर मान लो ये ज्वाइन कर लिए हैं और वर्कर्स भी ज्वाइन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनकी बात मानी जाएगी, ये पैसे वाले लोग हैं ना, इसीलिए ये जो होता है एक जो होता है सबसे बड़ा रीजन था कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ये लोग ज्वाइन किए थे। ये दूसरा सबसे बड़ा रीजन था, पहला नहीं दूसरा था ना। दूसरा सबसे बड़ा रीजन था कि ये लोग जो होता है इसलिए ज्वाइन किए थे ताकि जो है ये लोग वर्कर्स का एक्सप्लॉइटेशन कर सकें और वर्कर की बात ना सुनी जाए। तो वर्कर इसीलिए देखो अभी मैं बताऊंगा कि ये बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन नहीं देखने को मिला था, इसीलिए पार्टिसिपेशन नहीं देखने को मिला था। क्यों? क्योंकि जो होता है वर्कर्स कहीं ना कहीं
वर्कर का जो मालिक है वो खुद जुड़ा हुआ है उसी मूवमेंट से, और ये फंडिंग दे रहा है कांग्रेस को। भाई पैसा कहां से आएगा, किसी भी मूवमेंट को चलाने के लिए पैसा कहां से आएगा, तो ये पैसा जो होता है ये फंडिंग कांग्रेस को, ये कांग्रेस को फंडिंग जो होता है बेटा, ये कांग्रेस को जो फंडिंग है ये कहीं ना कहीं यही लोग दे रहे थे। तो इसी वजह से मर्चेंट जो होता है, इंडस्ट्रीज के आगे जो होता है, उनके वर्कर्स बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन नहीं किए थे ना, बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन नहीं दिखा था। अब देखो आगे बताता हूं, कांग्रेस जो होता है सपोर्ट, ये बताया ना कांग्रेस को फंडिंग मिलती थी, कहां से मिलती थी, वो जो होता है इंडस्ट्रीज और मर्चेंट फंडिंग देते थे। तो कहीं ना कहीं एक वजह ये थी कि जो था एक्सपेंड करने से ब्रिटिश रोक रहा था, इस वजह से ज्वाइन किए थे। दूसरा ये था कि वर्कर का एक्सप्लॉइटेशन करते थे, इसलिए जो था कांग्रेस ज्वाइन किए थे और कांग्रेस को फंडिंग दे रहे थे, ताकि जो है कांग्रेस कभी भी वर्कर्स के खिलाफ, वर्कर्स के जो होता है के साथ जाके ना बोले। वर्कर्स के साथ जाके बोलेगी तो कहेगी कि गुड सैलरी दो, वर्क एनवायरमेंट अच्छा दो ना, फैसिलिटीज दो। तो इसलिए जो था कांग्रेस कभी बोलती नहीं थी, क्योंकि जो है वो जानती थी कि फंडिंग कहां से आ रही है, यही लोग फंडिंग कर रहे हैं ना, पैसा भी चाहिए होता किसी भी चीज चलाने के लिए। अच्छा आपको अब एक बात और याद रख लीजिएगा, देखो कुछ कुछ रटना होता है, मैं आपको बता देता हूं कहां रटना है। अब आप ये याद रख लीजिएगा कि जो होता है टाउन, जो आपके मर्चेंट इंडस्ट्रीज थे, इन्होंने संगठन बनाया था, मतलब अलायंस बनाया था। वो कौन कौन सा अलायंस था, तो दो अलायंस बनाया था, एक जो था इंडस्ट्रियलिस्ट और कांग्रेस, दोनों ने मिलकर जो होता है एक बनाया था, जो होता है अलायंस, वो 1920 में बना था। इसका नाम ही यही है कि इंडस्ट्रीज प्लस कांग्रेस, दोनों ने मिलकर बनाया था, 1920 में बनाया था। एक जो आपका एक जो अलायंस है वो FICCI है, जो कि 1927 में बनाया गया था इंडस्ट्रीज और मर्चेंट के द्वारा ना। इसमें बहुत सारे इंडस्ट्रीज और बहुत सारे मर्चेंट्स जुड़े हुए थे ना, इंडस्ट्रीज और मर्चेंट्स बहुत सारे जुड़े हुए थे। FICCI जो होता है एक बनाया गया था 1927 में बनाया गया था एक अलायंस, और दूसरा अलायंस जो है इंडस्ट्रीज और प्लस कांग्रेस दोनों के द्वारा मिलकर बनाया गया था, 1920 में बनाया गया था। तो आप दोनों बातें याद रखिएगा। वर्कर्स जो होता बता दिया हूं कि पार्टिसिपेशन ज्यादा देखने को नहीं मिली थी। ये लोग अच्छा जो ज्वाइन थोड़ा बहुत किए थे वो गुड सैलरी के लिए किए थे, कि ज्यादा हमें जो होता है गुड सैलरी दिलवाई जाए, तो इस वजह से ये लोग ज्वाइन किए हुए थे ना। अब बात आती है कंट्री साइड में। अब बात आती है कंट्री साइड में। आप बताओ कंट्री साइड में क्या हुआ था। कंट्री साइड में दो लोग ज्वाइन किए थे, रिच पीजेंट, दूसरा होता है पुअर पीजेंट। रिच पीजेंट भी ज्वाइन किए थे, पुअर पीजेंट भी ज्वाइन किए थे। अब रिच पीजेंट और पुअर पीजेंट ज्वाइन क्यों किए थे, देखो रिच पीजेंट इसलिए ज्वाइन किए थे क्योंकि बताया था पिछले वीडियो में कि जब 1921 से 1922 से 1930 के बीच की कहानी बताया था, तो उसी में बताया था कि इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था। इकोनॉमिक डिप्रेशन क्या आया था, यूएसए का जो स्टॉक एक्सचेंज था, मार्केट थी, वो क्रैश कर गई थी ना। तो उसी में बताया था कि इतना ज्यादा एग्रीकल्चरल गुड्स के दाम गिर गए थे कि एग्रीकल्चर जो फार्मर्स थे वो पे नहीं कर पाते। फार्मर्स का मतलब बेटा रिच फार्मर हो या पुअर फार्मर हो, हर लोग इफेक्ट हुए थे। कि अगर मान लो उन्होंने लगा दिया 1 लाख रुपया अपने खेत में और निकला 50,000 रुपया, तो इतना ज्यादा इन लोगों को पहले से ज्यादा हो चुका था कि ये लोग जो है अब कहां से पे करें, जो है अपना जो रेवेन्यू होता है, रेवेन्यू कहां से पे करे। तो इसलिए इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को ज्वाइन किया ताकि इन्हें रेवेन्यू ना देना पड़े, और इसलिए भी ज्वाइन किया था ताकि जो होता है ब्रिटिश, अच्छा इस समय जो होता है इन्होंने डिमांड की थी, जब इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था तो इन्होंने डिमांड की थी ब्रिटिश से कि ब्रिटिश जो होता है थोड़े दिन के लिए कम से कम हमसे टैक्स ना लिया जाए, हमसे जो होता है रेवेन्यू ना लिया जाए खेत का, क्योंकि हम लोग बहुत परेशान है, हम लोगों के पास इतना रुपया, इतना हम लोगों का पहले से घाटा हो चुका है कि हमारे पास 1 रुपया नहीं बचा है कि हम कहां से आपको टैक्स दे। तो इस वजह से ब्रिटिश के पास उन्होंने डिमांड की थी, बट ब्रिटिश ने पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया था और ब्रिटिश ने इनसे रेवेन्यू लिया था। इस वजह से ये लोग बेचारे इतना परेशान हो गए थे, इन्होंने कहा कि इस ब्रिटिश को जल्दी से जल्दी खाके फेंका जाए ना। इस वजह से रिच जो है इकोनॉमिक डिप्रेशन के समय डिमांड किए थे लो रेवेन्यू का, लेकिन ब्रिटिश ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। इस वजह से ये लोग ज्वाइन किए थे। तो रिच आपको क्यों ज्वाइन किए थे उसका कारण समझ में आ गया होगा। अब बताता हूं मैं आपको पुअर क्यों ज्वाइन किए थे। देखो पुअर में जो होता है, पुअर में भी जो पुअर पीजेंट होगा वो भी तो कहीं ना कहीं रेवेन्यू पे करता होगा। तो अब ये बात है, ये भी इसी वजह से ज्वाइन किए थे क्योंकि ये भी परेशान थे, चाहे खेत ज्यादा हो चाहे कम हो। अब ऐसा थोड़ी ना कि अगर खेत ज्यादा है तो भी 1000 रुपया लूंगा और खेत कम है तभी 1000 रुपया, ऐसा नहीं होता, खेत के हिसाब से दिया जाता था। 1 बीघा खेत है इतना, 2 बीघा इतना, 3 बीघा इतना। तो अब जो होता है जिसके पास जितना खेत है उतना पैसा देना, कुल मिला के कहीं कहीं रेवेन्यू देना है। तो इस वजह से रिच भी परेशान थे, इस वजह से पुअर भी परेशान थे। वो भी कहे थे ये डिमांड किए थे और लेकिन डिमांड रिजेक्ट हुई थी, इस वजह से ये भी परेशान थे। अच्छा इसमें एक शब्द आता है टीनेंट। क्या होता है टीनेंट बेटा? स्मॉल फार्मर को ही कहा जाता है, जो बहुत स्मॉल होते हैं ना, स्मॉल का मतलब बहुत स्मॉल फार्मर होते हैं, उन्हीं को जो होता है टीनेंट या पुअर पीजेंट कहा जाता है। तो पुअर पीजेंट कह लो या उसी को टीनेंट कह लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आपको टीनेंट आ जाएगा कहीं शब्द देखने को, तो इसे दहाड़ के बताइएगा कि टीनेंट जो होता है स्मॉल फार्मर का इनाम है, पुअर फार्मर का इनाम है। आप घबराइएगा मत ना, ऐसा नहीं हो जाएगा कि टीनेंट क्या होता है, टीनेंट क्या होता है। अभी सुन लो वहां दहाड़ के बताना ना। अब बताता हूं मैं आपको वुमेन्स का पार्टिसिपेशन। बेटा वुमेन्स का पार्टिसिपेशन में आपको कुछ बातें याद रखनी है कि वुमेन्स होता है कंट्री साइड से भी पार्टिसिपेट करती हुई दिख गई थी, और वुमेन्स होता है टाउन से भी पार्टिसिपेट करती हुई दिख गई थी। यानी कि आपके कंट्री साइड में होता गांव से भी दिख गई थी और जो होता है शहरों से भी वुमेन्स पार्टिसिपेट करती हुई दिख गई थी। पहली बात। दूसरी बात जो होता है लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन देखने को मिला था, अगर नहीं थोड़ा बहुत लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन वुमेन्स का देखने को मिला था।
तीसरी बात बता जो है क्यों पार्टिसिपेशन देखने को मिला था वो बता दूं कि गांधी जी जो था बहुत अच्छा खेलते हैं, आपको पता है गांधी जी बहुत अच्छे दिमागदार थे, बहुत दिमागदार थे। मैंने आपको गांधी जी के बारे में बहुत बातें बताई हैं कि गांधी जी इतना दिमागदार थे कि उनका ही दिमाग चलता था, इसीलिए वो शांत स्वभाव के थे। वरना जो होता है अगर इन जो होता है गरम दल वालों का चलता ना तो हमारे देश को आजाद नहीं, आपकी जो होता अभी तक गुलाम होता या फिर 2000 में जाके कहीं कहीं आजादी मिलती। वो एक के बाद एक करके गुलामी चलती रहती ना। तो गांधी जी की वजह से आज हम लोग जो होता है अच्छे से घूम टहल रहे हैं, खा रहे हैं, बहुत दिन से आजादी मिल गई है। तब गांधी जी होता है इन्होंने जो था वुमेन्स के पार्टिसिपेशन के लिए वो चाहते थे कि वुमेन्स ज्यादा पार्टिसिपेट करें। तो उसके बाद होता है इन्होंने जो है क्या किया, उन्होंने कहा कि जो वुमेन्स है, महिलाएं हैं, इनका कर्तव्य बनता है कि अपने देश के प्रति कुछ करें, उनका कर्तव्य बनता है कि वो अपने देश के प्रति कुछ करें। तो ये जो है गांधी जी ने ही इन्हें अपलिफ्ट किया था एक तरीके से, जो होता है इन्हें मतलब मोटिवेशन दिया था ताकि ये लोग ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करें। और गांधी जी ने कहा था कि जो था सर्विस फॉर नेशन, वुमेन्स की एक सर्विस बनती है, ये कर्तव्य बनता है कि वो अपने देश के प्रति करें ये सब बातें, ये सब चीजें करें। तो कहीं ना कहीं गांधी जी ने ये बात कही थी, आपको याद रखना, जिसके वजह से कंट्री साइड टाउन से दोनों जगह से वुमेन्स का पार्टिसिपेशन मिला था। तीसरी बात बहुत ही लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन देखने को मिल गया था। अब गांधी जी ये किए क्यों थे, ऐसा क्यों किए थे, वुमेन्स को पार्टिसिपेट क्यों किए थे? क्योंकि देखो उन्हें कहीं ना कहीं दो बातें थी। एक तो जो होता है ये चाहते थे कि जो होता है अपलिफ्टमेंट हो जाएगा, इसी बहाने वुमेन्स का एक दर्जा हो जाएगा अपने समाज में, वुमेन्स को लोग एक अच्छे नजर से देखने लगेंगे, तो इसलिए किए थे। लेकिन कहीं ना कहीं नो मेजर अपलिफ्टमेंट, मतलब कोई खास मेजर अपलिफ्टमेंट देखने को मिला नहीं था। हाँ अपलिफ्ट जरूर हुई थी, वुमेन्स का थोड़ा बहुत सम्मान करने लगे थे लोग, लेकिन हाँ कोई मेजर अपलिफ्टमेंट देखने को नहीं मिला था। तो ये तीन बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी। अच्छा गांधी जी दूसरी बात ये थी इसलिए भी ज्वाइन किए थे क्योंकि बहुत सारे लिकर शॉप थे, लिकर का मतलब दारू के ठेके, और जो होता है नॉन कोऑपरेट भी तो करना था, जो होता दारू के ठेका हो गया या फिर जो होता घर में आने वाले बहुत सारे सामान को जो होता है उन्हें नॉन कोऑपरेट करवाना था। तो वो महिलाओं से ये रिक्वेस्ट किए थे कि आप जो होता है ब्रिटिश के सारे सामान को नॉन कोऑपरेट कर दो ताकि जो है हम लोग एक बढ़िया मूवमेंट क्रिएट कर सके। तो ये दोनों चीजें जो होता है महिलाओं की वजह से काफी अच्छे से पॉसिबल हो पाई थी। तो देखिए इतनी बातें थी। अब हम लोग पढ़ लेते हैं अपनी नेक्स्ट टॉपिक को। नेक्स्ट टॉपिक अपनी क्या है बताओ? नेक्स्ट टॉपिक अपनी है कि लिमिटेशन ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जिसमें जो होता है कास्ट इशू है, रिलीजन इशू है, फिर उसके बाद जो होता है सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग है, और एक छोटा सा टॉपिक है क्विट इंडिया मूवमेंट। देखो मोटिवेट रहो, आप हारना मत, आप संघर्ष करते रहो। बहुत अच्छे जो होता है बहुत अच्छे नंबर आपके आएंगे। और जो होता है एक दिन ऐसा आएगा कि देखो रातों की मेहनत, कई रातों की मेहनत एक ही दिन जो होता है वो रंग लाती है। कई रातों का पसीना जब बहता है तब जाके एक दिन बढ़िया रिजल्ट लिखता है। तो कोई कहता है ना कि मेरा 90% आया है, कोई कहता है ना मेरा 95% आया है, तो वो कई रात जाग के पाता है इसलिए 90% 95% आया। आपको चाहिए 90% 95%, तो लास्ट टाइम में कम से कम मेहनत कर लोगे तभी जाके आपको जो होता है अच्छा नंबर मिलेगा, वरना आपको अच्छा नंबर थोड़ी ना मिलेगा। ये बताओ जो होता है आप इस समय पढ़ नहीं रहे हो तो कैसे नंबर मिलेगा? तो पढ़ो। अभी जो होता है वीडियो कुछ लोग क्विट करके चले जाते हैं, कुछ लोग वीडियो देखते हैं थोड़ी देर उसके बाद क्विट करते हैं चले जाते हैं। तो इतना प्यार से पढ़ा रहा हूं, इतनी कहानियां बता रहा हूं, इतना कहानी समझा के पढ़ा रहा हूं। अब बताओ जो होता है आपको क्या चाहिए बताओ? अगर यही क्विट करके चले जाओगे वीडियोस को तो बताओ आप जो होता है कुछ बाकी की टॉपिक छोड़ दोगे, छोड़ दोगे तो आपको कैसे समझ में आएगा? लास्ट टॉपिक मैंने एक बात बताई थी आपको कि लास्ट टॉपिक आप पूरे चैप्टर को अगर आपके पास टाइम नहीं है तो मत पढ़ना, लेकिन लास्ट टॉपिक को जरूर पढ़ लेना। मतलब लास्ट की जो 3 टॉपिक होती है उन्हें जरूर पढ़ना। क्यों पढ़ना? क्योंकि उन्हीं से होता है आपके 60-70% क्वेश्चन आते हैं, 30% आपके चैप्टर में से घूम फिर के आते हैं ना। तो देखो आप सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, लिमिटेशन आप जो होता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और छोटा सा टॉपिक क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसमें से एक दो नंबर का आपको जरूर से जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए आप देख लेते हैं। चलिए तो आप देख लेते हैं लिमिटेशंस ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में ना, कि क्या क्या लिमिटेशंस थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में। तो उसमें क्या क्या लिमिटेशन थी? कास्ट इशू था बेटा और रिलीजन इशू था। दो इशूज बहुत तेजी के साथ डेवलप हुए थे, क्योंकि जो कांग्रेस थी वो ना तो मुस्लिमों का सपोर्ट कर रही थी उस टाइम, ना तो जो था पुअर्स का सपोर्ट कर रही थी। मैं आपको बताया था ना कि जो रिच थे उनका सपोर्ट कर रही थी, तो जो पुअर्स थे उनका सपोर्ट नहीं कर रही थी। और उसके साथ साथ ये हिंदुओं का जो होता सपोर्ट कर रही थी, मुस्लिमों का सपोर्ट नहीं कर रही थी। कुछ मुस्लिम लीडर भले थे लेकिन उसमें जो होता मुस्लिमों का सपोर्ट नहीं कर रही थी ना। तो इस वजह से देखो एक कास्ट इशू जनरेट हुआ था, एक रिलीजन इशू जनरेट हुआ था, जिसके दो अलग अलग इंपैक्ट देखने को मिले थे। तो ये लेक्चर में बता रहा हूं कि भीमराव अंबेडकर जी ने किस तरीके से काम किया था और आपको उसके वजह से रिजर्वेशन देखने को मिला था, और किस तरीके से इसी बात का फायदा उठाते मुस्लिमों ने भी काम किया था, लेकिन उन्हें पाकिस्तान मिल गया था। उन्हें पाकिस्तान मिला, इन्हें रिजर्वेशन मिली। तो भीमराव अंबेडकर और जो होता है आपके जो है भीमराव अंबेडकर जिम्मेदार थे, या फिर भीमराव अंबेडकर की वजह से आपको ये जो है आपको रिजर्वेशन देखने को मिला था। और
और जो होता है मोहम्मद अली जिन्ना और खान अब्दुल गफार खान की वजह से आपको पाकिस्तान देखने को मिला था। अगर ये दोनों लोग ना होते तो ये दोनों देखने को नहीं मिलता, और ये दोनों थे, इस वजह से ये दो चीजें आपको देखने को मिलती है, रिजर्वेशन देखने को मिलती है, एक पाकिस्तान देखने को मिलता है। तो इस तरीके से ये बातें हुई थी। अब हम लोग देख लेते हैं इसके बारे में, आपको बातें बता देता हूं, इसके बारे में बता देता हूं, तो काफी इंपॉर्टेंट है। आप पूना पैक्ट उठा के देखिएगा, पूना पैक्ट कितनी बार पूछा जाता है, इसलिए मैं लास्ट की टॉपिक को जरूर कवर करिएगा, चाहे कुछ कवर करिए चाहे ना, क्योंकि 50-60% चांसेस रहते हैं कि लास्ट की 4 टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाए ना। तो ये देखिए आपके इतनी बातें में आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा बेहतरीन तरीके से। जाइए सारे क्वेश्चन लगाइए, गारंटी लेता हूं एक क्वेश्चन बच जाएगा। तो आइएगा कमेंट करिएगा सर ये वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आता ना। 1 नंबर के क्वेश्चन होता है आपसे भी टैकल होंगे, 2 नंबर के भी टैकल होंगे, 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर सारे क्वेश्चन आपसे अब लगने लगेंगे। मैं सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, भी टेंशन मत लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चलेगी जब आपका पेपर चलेगा, तो उस समय एकदम तैयार रहिएगा। अभी मैं आपको इंग्लिश का पेपर आने वाला हो तो उसमें गाइड करूंगा कि किस तरीके से लेटर लिखा जाता है, किस तरीके से चीजें लिखी जाती हैं, आपको कॉपी किस तरीके से इंग्लिश की पर्टिकुलरली लिख के आनी है, फिर मैथ की कॉपी बताऊंगा किस तरीके से लिखनी है, साइंस की किस तरीके से लिखनी है। बेटा मैंने एक बात बताई थी कि कॉपी जो होता है किस तरीके से लिखनी है वो सबसे इंपॉर्टेंट मैटर करता है। बाकी आप जो होता है क्या लिख रहे हैं उस कॉपी में वो तो मैटर करता है, लेकिन वो 40 जो होता है वो 60% मैटर करता है क्या लिख रहे हैं, लेकिन 40%, 45%, 50% ये मैटर करता है कि आप लिखे कैसे हैं, ये भी मैटर करता है। तो देख लेते हैं लिमिटेशन में बहुत प्यारे तरीके से कि कास्ट इशू क्या क्या था, कास्ट इशू क्या क्या जनरेट हुआ था, फिर रीजन इशू में क्या क्या जनरेट हुआ था। तो देखो बेटा सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस जो है वो मोस्टली जो होता है रिच का जो होता है फेवर करती थी, और रिच उस समय कौन था, रिच अपर कास्ट वाले थे, लोअर कास्ट वाले नहीं थे। तो कांग्रेस कहीं ना कहीं अपर कास्ट वालों का जो होता है फेवर करती थी, लोअर कास्ट वालों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती थी, और चाहती थी कि लोअर कास्ट वाले जो होता है इन्वॉल्व ना हो। वरना क्या था कि अगर लोअर कास्ट वाले इन्वॉल्व होने लगते जो होता सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, तो अपर कास्ट वाले जो है पार्टिसिपेट नहीं होते, क्योंकि वो कहते कि अगर ये लोग आएंगे तो हम नहीं आएंगे, ये ऐसा हो रहा था। तो कांग्रेस की कहीं ना कहीं मजबूरी थी कि वो अपर कास्ट वालों को पार्टिसिपेट करे, क्योंकि फंडिंग भी चाहिए होती है। तो इसके वजह से लोअर कास्ट वाले कहीं ना कहीं वो रह गए थे नीचे, वो जो था वो जरा पार्टिसिपेशन का देखने को नहीं मिला था। इसी बात से गुस्सा होकर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसी बात से गुस्सा होकर उन्होंने कहा था अब तो मुझे एक सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। और उसके बाद गांधी जी होता है फास्ट टिल डेथ यानी कि भूख हड़ताल पे बैठे थे बेचारे। गांधी जी देखो बड़े शांत स्वभाव के थे, वो चाहते तो भीमराव अम्बेडकर को जो होता है कह देते कि नहीं दूंगा, जो करना हो कर लो, या फिर भीमराव अम्बेडकर से कह देते चलो ले जाओ, लेकिन उन्होंने दोनों बातें नहीं की। उन्होंने वो भूख हड़ताल पे बैठे और उसके बाद उन्होंने रिजर्वेशन दिया लास्ट में ना। तो गांधी जी बड़े ही शांत स्वभाव के थे, वो चाहते थे कि हर एक चीजें जो होता है शांति से निपटे। देखो कास्ट इशू हुआ था तो गांधी जी जो होता है ये गांधी बेटा जो गांधी यहाँ पर जो होता है कांग्रेस रहेगा, यहाँ गांधी कौन लिख दिया, मैं लिखा हूं, तो यहाँ पर गलती से लिखा गया होगा। एक सेकंड इधर देखो मार्कर तो भाग गया उधर। यहाँ पर जो होता है कांग्रेस रहेगा ना, कांग्रेस रहेगा, तो यहाँ पर कांग्रेस रहेगा। तो कांग्रेस जो होता है वो लोअर का, अच्छा सॉरी ये सही था। अच्छा कांग्रेस नहीं रहेगा, ये गांधी रहेगा ना, गांधी जी रहेगा, क्योंकि गांधी जी देखो यहाँ सही था, ये सही था यार, मैं भी क्या हूं ना सही है। देखो अब देखो कास्ट इशू था, उसने गांधी जी ने जो है अपने जो लोअर कास्ट वाले थे उन्हें हरिजन कहा था बेटा, उन्हें हरिजन कहा था। उन्हें देखो गांधी जी बड़े अच्छे स्वभाव के थे, वो हर किसी को सपोर्ट करना चाहते थे ना। तो गांधी जी ने क्या किया था कि जो लोअर कास्ट वाले थे उन्हें हरिजन नाम दिया था, ताकि जो होता है ये लोग पार्टिसिपेट करें सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। हरिजन का मतलब हरिजन गॉड ऑफ चिल्ड्रन ना, ये कहीं ना कहीं हरिजन थे ना, बच्चों के जो होता है हरि थे, एज अ गॉड ऑफ चिल्ड्रन थे ना। तो ये जो होता है इन्हें गॉड ऑफ चिल्ड्रन का नाम दिया गया था, या फिर जो होता है हरिजन का नाम दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था, गांधी जी के द्वारा दिया गया था, ताकि जो है ये लोग जो होता है डिमोटिवेट ना हो और ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े। तो कास्ट इशू में जो होता है मैं आपको बता रहा हूं कि गांधी जी ने लोअर कास्ट वालों को एक नाम दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं अब गांधी जी के चाहने से थोड़ी हरी चीज हो रही थी। उसमें बहुत सारे मेंबर थे, तो उसमें जो कांग्रेस पूरी थी वो सपोर्ट कर रही थी सिर्फ और सिर्फ अपर कास्ट वालों को, सिर्फ और सिर्फ अपर कास्ट वालों को। तो ये बात जो होता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर BR अम्बेडकर जो होता है ये बात समझ नहीं आई, ये बात खल गई। उसके वजह से उन्होंने पूरी तरीके से जम के इस बात का विरोध किया। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड कर ली थी, सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड कर ली थी। एक इलेक्टोरेट चाहिए, उन्होंने कहा कि हमें तो इलेक्टोरेट दीजिए। इलेक्टोरेट का मतलब अलग एक जो होता है देश बना के दीजिए, हम तो उसी में रहेंगे, जो होता है उसी में काम करेंगे। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड किए थे। तो फिर गांधी जी जो होता है भूख हड़ताल पे बैठा, उसके बाद लास्ट में जाकर उन्होंने कहा कि आप ये तो नहीं हो सकता है, और तब तक आप जब तक मानेंगे नहीं ये बात तब तक मैं जो होता है आप यहाँ पर भूख हड़ताल पे बैठा रहूंगा। तो गांधी जी के इस भूख हड़ताल को देख के वो लास्ट में एक बात पे माने थे जिसका नाम था रिजर्व सीट, रिजर्वेशन पे माने थे। और जो होता है इसी को कहा गया था पूना पैक्ट। पूना पैक्ट क्या था, पूना पैक्ट गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच में एक साइन हुई थी। वो साइन हुई थी एक जो था सितंबर 1932 में। उसमें लिखा गया था कि जो है रिजर्वेशन की बात लिखी गई थी कि अब जो है जो
अपने लोअर कास्ट वाले हैं उन्हें रिजर्वेशन दिया जाएगा। इसी को पुनः पैक्ट कहा जाता है, इसी को पुनः पैक्ट कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गांधी जी के बीच में सितंबर 1932 में एक साइन हुई थी जिसमें रिजर्वेशन सीट की बात लिखी गई थी, उसी को पुनः पैक्ट कहा गया था, जिससे जो होता बाद में कॉन्स्टिट्यूशन में सब कुछ अच्छे से लिखा गया ना। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड किए थे, इसी को देखते हुए गांधी जी भूख हड़ताल पर बैठे थे। अब भूख हड़ताल पर बैठने के बाद एक समझौता हुआ था सितंबर 1932 में रिजर्वेशन सीट की, उसी को पुनः पैक्ट कहा जाता है। एकदम दिमाग में कंटेस्ट कर लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन बनता है बहुत बढ़िया तरीके से। ये क्वेश्चन बनता है, एक नंबर बनेगा हरिजन जो होता है, किसने कहा था, हरिजन का मतलब क्या होता है, गॉड ऑफ चिल्ड्रन होता है, गांधी जी ने कहा था, लोअर कास्ट वालों के लिए कहा था, लेकिन कांग्रेस सपोर्ट नहीं कर रही थी, उसकी वजह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ये बात खाली है। उसके बाद जो है वो सेपरेट इलेक्टोरेट का डिमांड किया, गांधी जी भूख हड़ताल पे बैठे थे सितंबर 1932 में। फिर रिजर्वेशन सीट की बात हुई और जो है इसी को पुनः पैक्ट कहा जाता था गांधी जी के बीच में और भीमराव अंबेडकर के बीच में एक समझौता हुआ था। बात समझ में आ चुकी होगी पूरी तरीके से कास्ट इशू क्या था। ये 3 नंबर 5 नंबर तक ये टॉपिक बन सकती है ना। अब आते हैं रिलीजन इशू। रिलीजन इशू क्या था, रिलीजन इशू बेटा देखो क्या था कि गांधी जो अपने कांग्रेस था, जो अपना पूरा कांग्रेस था, वो कहीं ना कहीं हिंदुत्व को प्रमोट करता था, यानी कि हिंदू के लाइफ स्टाइल को, हिंदुइज्म को प्रमोट करता था, हिंदुओं को प्रमोट करता था। वो मुस्लिमों को ज्यादा जो होता है प्रमोट नहीं करता था, यानी कि मुस्लिम पार्टिसिपेशन बहुत कम देखने को मिला था। लेकिन अभी पीछे एक बात आई थी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में खान अब्दुल गफर खान, उसके बाद गांधी जी दोनों अरेस्ट हुए थे, यानी कि मुस्लिम थे। ऐसा नहीं था कि मुस्लिम नहीं थे, मुस्लिम लीडर भी थे या फिर मुस्लिम पार्टिसिपेशन भी था, लेकिन बहुत ही कम था ना। ये सारी बातें जब हुई थी उसके बाद जो है अपने मुस्लिम लीडर के अंदर भी जग गया कि यार जो होता है हम मुस्लिमों का भी तो कांग्रेस सपोर्ट नहीं कर रहा है, कांग्रेस तो हिंदुत्व को प्रमोट कर रहा है। इसके वजह से मुस्लिम क्या किए, उन्होंने भी जो होता है एक जो होता है रिजर्व सीट की डिमांड कर ली, उन्होंने भी रिजर्व सीट की डिमांड की। और उसके बाद जो था उसमें कौन था, मोहम्मद अली जिन्ना थे, उसमें मोहम्मद अली जिन्ना, खान अब्दुल गफर खान थे। इन्होंने सेपरेट रिजर्वेशन सीट की डिमांड की थी, लेकिन इनकी रिजर्वेशन की सीट, जो रिजर्वेशन सीट की डिमांड थी वो नहीं पूरी हुई, बल्कि इन्हें सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया। गांधी जी कहा कि आपकी जो आपके रिजर्वेशन सीट की डिमांड नहीं पूरी हो सकती है, चाहे कुछ भी कर लो, हाँ आप सेपरेट इलेक्टोरेट ले जाओ, आप सेपरेट इलेक्टोरेट ले जाओ, यानी कि एक जो था अलग देश ले जाओ, जिसकी वजह से पाकिस्तान का निर्माण हुआ, जिसकी वजह से पाकिस्तान का निर्माण हो गया। आपको मुझे लगता है ये बातें पूरी तरीके से समझ में आ चुकी होंगी। अब हम लोग आते हैं सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग और छोटी सी टॉपिक क्विट इंडिया मूवमेंट। ये इतनी बड़ी टॉपिक है लेकिन ये 3 नंबर में पूछी जाती है। अमूमन देखा गया है कि बहुत जल्दी जल्दी से जुड़ी है टॉपिक, इस वजह से जुड़ी है क्योंकि इस टॉपिक में महत्व था, इस टॉपिक में जो था काफी इंपॉर्टेंस था, इस वजह से बहुत जल्दी जल्दी टॉपिक 2-3 साल हुआ है ये जोड़ी गई है। तो यहां से चांस भी बनता उतना ही कि अगर 2-3 साल से इसे नहीं रखा गया था पहले और 2-3 साल से जोड़ा गया है तो यहां से चांस भी बनता है बहुत ज्यादा पूछा जाए ना, इसीलिए जो पूछा जाए इसीलिए तो जोड़ी गई है टॉपिक। तो कहीं ना कहीं ये टॉपिक जो होता है दम रखती है 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर तक, मैक्सिमम 3 नंबर तक ना। अब देखो सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग का मतलब अब देश तो तुम आजाद करवा लोगे या फिर देश तुम जो होता है किसी भी तरीके से आजाद करवा लोगे, क्योंकि जो होता है गांधी जी को लगने लगा था ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बाद कि अब जो देश आजाद हो जाएगा। उन्होंने गांधी जी ने कहा कि अगर तुम देश आजाद करवा लोगे उसके बाद होता है लोगों के अंदर नेशनलिज्म की भावना कैसे जगेगी। देखो गांधी जी ने एक तरीके से पूरी तरीके से काम कर लिया। गांधी जी होता है एक बहुत मास मूवमेंट जो उन्हें चलाना था वो चला चुके थे और उन्हें लगने लगा कि अब जो है अब कहीं ना कहीं आजादी मिलना बहुत ज्यादा दूर की बात नहीं है, अब जो था बहुत दिन नहीं लगेगा। और उन्होंने कहा कि अब 1900 अभी बता रहा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होता है 1932 तक चला था। 1932 के बाद एक बार फिर आए थे 1934 तक कुल मिला के जो है ये चला था। 1934 के बाद समझ में आया गांधी जी को कि यार अब तो सब कुछ आ गया है, क्योंकि देखो 1932 से फिर से चालू किया था, उसके बाद लोग पार्टिसिपेट नहीं किए थे, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर जो होता है नेशनलिज्म की भावना कम थी ना, अपने देश के प्रति जो होता नहीं आए थे ना, तो कहीं ना कहीं गांधी जी को लगने लगा कि अब जो होता है इनके अंदर नेशनलिज्म की भावना जागने को जो होता है एक ही चीज बाकी रह गई है कि इनके अंदर नेशनलिज्म की भावना जगाई जाए, ज्यादा से ज्यादा नेशनलिज्म की भावना जगाई जाए ताकि ये लोग अंग्रेजों को खुद भगा दे ना। बात समझ में आई, खुद भगा दे, इस वजह से नेशनलिज्म की भावना इनके अंदर जगाओ, ज्यादा जगाओ ना। तो गांधी जी ने अब कहा कि अब जो होता है मैं एक ही काम करूंगा अगले 7-8 साल के लिए, अब मूवमेंट नहीं चलाऊंगा, अब जो है इनके अंदर नेशनलिज्म की भावना किसी तरीके से जगाई जाए। देखो इसी बीच में बहुत सारी बातें हुई थी जो आपको अब क्लास 11 में पढ़नी रहेगी। अब लास्ट टॉपिक आएगी आपकी जो होता है अगस्त 1942 में जो क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया गया था ना। इसके बीच में क्या हुआ था 1934 से होता है 1934 से 1942 से क्या क्या हुआ था, उसमें आपको सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग पढ़ना है, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना ना। इसके अंदर बहुत कुछ हुआ था जो कि आपको क्लास 11 या क्लास 12 में आप जब जाएंगे तब आप जो होता है ये सारी बातें क्लास 11 में पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए जो होता है आप इतना ही देखिए कि 1934 के बाद अब क्या क्या हुआ था। 1934 के बाद महात्मा गांधी ने कहा कि इनके अंदर नेशनलिज्म की भावना जगाओ ना, फीलिंग जो होता है डेवलप करो नेशनलिज्म की जो होता है लोगों के अंदर, इसी को सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग एक टॉपिक दिया गया। मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों को कलेक्टिवली बिलोंग कैसे किया जाए, उनके अंदर जो होता है नेशनलिज्म की भावना कैसे जगाई जाए। तो उसके लिए जो होता है गांधी जी बहुत पढ़े लिखे थे, वो गांधी जी जानते थे कि किस तरीके से फ्रांस में किस तरीके से काम हुआ था, अलग अलग देशों में किस तरीके से काम हुआ था, नेशनलिज्म की भावना किस तरीके से जगाई गई थी। तो उसी सबको जो होता है गांधी जी एक बार फिर से इंप्लीमेंट किए थे।
तो उन्होंने क्या किया कि यूनाइटेड स्ट्रगल किए हैं, ये बातें जो होता है जगह जगह प्रचार करवाए कि हम लोग यूनाइटेड स्ट्रगल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये यूनाइटेड स्ट्रगल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा देश है, इस वजह से कर रहे हैं ना, हम लोग एक हैं इसलिए कर रहे हैं ना, तो इसके वजह से उनके अंदर नेशनलिज्म की भावना जगी। इस तरीके से उनका बताया कि हम लोग हिंदू हैं, हिंदुत्व है, मुस्लिम है, अपना जो होता है कल्चर है, इंडियन कल्चर है, तो उन सब चीजों को ये कहीं ना कहीं करके हम लोग दीपावली मनाते हैं, होली मनाते हैं, ये त्यौहार मनाते हैं, वो त्यौहार मनाते हैं करके जो होता है इन्होंने जगह जगह जोड़ने की कोशिश की। अब ये सब बुकें लिखी गई हैं, इस पर जो होता है बुकें लिखी जाती थी, उसके बाद गांधी जी भी बैठ के लिखते थे, तो उसमें बताते थे देखो ऐसा ऐसा है, इसलिए हम लोग एक हैं, हम लोग एक हैं। तो कहीं ना कहीं यूनाइटेड स्ट्रगल बताया गया, कल्चर बताया गया, जो होता है हमारा कल्चर एक है, हम लोग एक ही बनाते हैं, हमारी हिस्ट्री बताई गई, ये हम लोग जो होता है सबकी हिस्ट्री एक ही है, ब्रिटिश हम पे रूल कर रहे हैं, ये सबकी हिस्ट्री है, इससे पहले हम लोग इस तरीके के थे और इससे पहले हम लोग इस तरीके से जीते थे, बड़ा अच्छा बताया गया। अगर नहीं है तो हिस्ट्री को कहीं ना कहीं देखो क्या है कि ब्रिटिश रूल कर रहे थे। अब जो बच्चा 1900 में पैदा हुआ था वो तो 50 साल से देख रहा है कि हमारे पर ब्रिटिश रूल कर रहा है, उसके अंदर क्या होता है, उसे लगने है कि यही एक जिंदगी होती है, ब्रिटिश ही रूल करते हैं और ब्रिटिश ही रूल करेंगे, उसे उसे पता नहीं चलेगा जो होता है कि कभी जो होता है हम लोग इससे पहले भी कुछ रहे थे ना, तो उसके वजह से लोग डिमोटिवेट हो गए थे। अब जो बच्चे नए नए पैदा हुए थे वो कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हो गए थे, इस वजह से हिस्ट्री को रीइंटरप्रेट किया गया, बताया गया कि पहले हम लोग इस तरीके से जीते थे, इस तरीके से रहते थे, हमारी लाइफ बड़ी अच्छी रहती थी, ये जब से आए अंग्रेज सबसे हमें एकदम पूरा तरीके से खराब कर दिया। अब लोगों के अंदर एक चाह जगी कि पुरानी वाली जिंदगी जो है वो हमें फिर से जीना है, तो कहीं ना कहीं हिस्ट्री को जो होता है रीइंटरप्रेट किया गया, अच्छा बताया गया, पहले हम लोग अच्छे तरीके बताया गया। उसके बाद जो होता है फ्रिक्शन स्टोरीज बनाई गई, मूवीज बनाई गई, जो होता है फ्रिक्शन कहानियां बनाई गई, मूवीज बनाई गई, जिसमें जो होता है ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ा जा सके, जो होता है अच्छा बताया जा सके ना, इन्हीं सारी बातों को, हिस्ट्री को, इन्हीं को जो होता है मूवी के दौर में जो होता है कहानियों के दौर में बताते थे कि हम लोग पहले इस तरीके से रहते थे, एक राजा रहता था, या राजा नहीं, एक जो होता है हम लोग जी रहे थे, एक गांव था उसमें ऐसा ऐसा होता था, तो इस तरीके से बताते थे, बड़ा अच्छा लगने लगता है कि यार जो होता है ये कितना जीवन अच्छा रहता था, लोगों के मन में जो होता है भावना जगती थी। उसके सॉन्ग जनरेट किया गया था, वंदे मातरम सॉन्ग ना, वंदे मातरम सॉन्ग जो होता है जनरेट किया गया था, वंदे मातरम सॉन्ग जनरेट किया गया था, मतलब वंदे मातरम सॉन्ग जिससे लगता है हाँ हमारे देश का सॉन्ग है ना, कहीं ना कहीं लोगों के अंदर ये सब भावना लगने लगी थी। इमेज बनाई गई थी भारत माता की, कि भारत माता, भारत में रहने वाले हर देश की जो माता है वो भारत माता है, वो एक इमेज बनाया गया था ना। और हम लोग आज भी जानते हैं कि भारत माता, भारत के ऊपर जो होता है जान कुर्बान करनी पड़े तो उसमें पीछे मत हटना, चाहे कुछ भी कर लो, कुछ भी रहो, कैसे भी रहो, हिंदू रहो, मुस्लिम रहो, जात विवाद को लेकर कुछ भी करते रहो, वो ज्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन जिस दिन देश के ऊपर बात आ जाए, देखो ये सब मैं नहीं रिकमेंड करूंगा कि आप जो सारी चीजें करो, लेकिन हाँ अगर आप एक पल के लिए कर रहे हो तो मैं वो उतना जो होता नहीं रहेगा, लेकिन अगर देश के प्रति जो होता है जान देने की बात आ जाए तो वहां पीछे मत हटना। वहां जो होता है अगर आपको देश के प्रति जब जान देने की जरूरत आ गई कि हाँ जान देना है, मेरा देश है, मेरे देश के लिए जान देना है, तो वहां पीछे मत हटना, सर कट जाए लेकिन सर झुकना नहीं चाहिए, क्योंकि देश बड़े मुश्किल से आजादी मिली है और इसमें अगर हम लोग सर झुका के रह गए तो वो बहुत ही बुरा होने वाला है। हम लोग देश अपना सर कटवा लेंगे, वो दिन नहीं देखेंगे जिस दिन जो होता है सर झुका के जीना पड़े, उससे पहले कि सर कट जाए, जो होता है सर कट जाएगा वो मंजूर है, कम से कम ना रहेंगे ना देखेंगे, लेकिन जब तक रहेंगे तब तक सर जो होता है वो जो होता है ऊंचा रहेगा, उसे झुकने नहीं दिया जाएगा। भारत माता का झंडा है तो भारत माता का झंडा लहराता रहेगा, चाहे कुछ भी हो, जब तक जो होता है जान है तब तक भारत माता का झंडा लहराएगा ना। यहाँ पर जो होता है भारत माता का जो होता है झंडा बनाया गया था, मारकर आज क्यों गिर रहा है बताओ। यहाँ पर भारत माता का जो होता है इमेज बनाया गया था ना, इमेज बनाया गया था, और इमेज कौन बनाया था, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या फिर बंकिम चंद्र चटर्जी ना, बंकिम चंद्र चटर्जी या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने जो है भारत माता का इमेज बनाया था। इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी। अब मैं बताता हूँ स्टोरीज भी बहुत सारी बनाई गई थी ना, फिक्शनल स्टोरीज भी, कहानियां भी बनाई गई थी। अब उसके बाद जो होता है फ्लैग बनाया गया था, फ्लैग जो होता है झंडा बनाया गया था, तो झंडा जो है दो प्रकार का बनाया गया था, एक स्वदेशी टाइम में बनाया गया था, एक जो होता है स्वराज टाइम में, यानी कि जो रिसेंटली आपका झंडा चल रहा है वो था। तो दो झंडा था, तो ये दो झंडे में क्या क्या अंतर थे। तो पहला जो झंडा बनाया गया था वो 3 कलर था, उसमें ना 3 कलर आज भी है, पहले भी 3 कलर था। उसमें 8 लोटस बनाया गया था, 8 लोटस बनाया गया था, 8 लोटस के साथ वंदे मातरम लिखा गया था उसमें, और सन और मून बनाया गया था। सन जो होता है और मून जो है ये दोनों रिलीजन को दर्शाता है, हिंदू और मुस्लिम ना, हिंदू और मुस्लिम रिलीजन को दर्शाता है। सन और मून बनाया गया था वंदे मातरम, ताकि हम लोग भारत के हैं। 8 लोटस बनाया गया था, जो कि ये जो है ये 8 लोटस बनाया गया था, और 3 कलर उसमें थे। ये जो होता है आपको स्वदेशी टाइम का कभी कभी पूछ लेता है 1 नंबर में या 2 नंबर में, स्वदेशी फ्लैग को डिस्क्राइब करिए। तो स्वदेशी फ्लैग के बारे में 8 बातें जो होता है, 4 बातें आप लिख देंगे, इतने में आपका जो होता है काम हो जाएगा। अच्छा स्वराज टाइम की बात करें, स्वराज टाइम में जो होता है जो फ्लैग बनाया गया था, जो आज का फ्लैग है बस वही है बेटा। तो कुल मिला के इसे मॉडिफाई कौन किया था, गांधी जी किए थे। इसमें भी 3 कलर होता है, तीनों कलर का नाम लिख सकते हैं आप। उसके बाद इसमें जो है गांधी जी होता है ये गांधी जी का एक चरखा है, जो कि कहीं ना कहीं उसमें
ये शो करता है, पहले गांधी जी का चरखा था ना, उसे अब गांधी के चरखे को अच्छा ये स्वदेशी टाइम बेटा, एक बात बता दूं, हाँ ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो स्वराज टाइम है, स्वराज टाइम का जो झंडा था, जो फ्लैग था वो अलग था, आज का फ्लैग अलग है, सिर्फ एक मायने में। देखो पहले क्या था कि जो होता है वहां 3 कलर था, 3 कलर के बाद जो होता है एक बीच में क्या था, गांधी जी थे, गांधी जी का चरखा, सॉरी गांधी जी का चरखा बनाया गया था, वो चरखा दिखाता था कि हम लोग सेल्फ इंडिपेंडेंट है ना। और उसी आज चरखे को हटा के जो होता है अशोक चक्र बना दिया गया, उसी चरखे को हटा के अशोक चक्र बना दिया गया, इसमें 24 तीलियां हैं, तो वो दर्शाता है कि कहीं ना कहीं हम लोग बहुत ही मजबूत है ना। तो वो अब ये दर्शाता है, पहले का जो गांधी जी का चरखा था वो दिखाता था कि हम लोग जो है स्वतंत्र है, ये हम लोग जो होता है सेल्फ इंडिपेंडेंट है ना, सेल्फ इंडिपेंडेंट के लिए गांधी जी ने ये किया था। तो ये मॉडिफाइड किया गया था गांधी जी के द्वारा, 3 कलर था उसमें जो होता है आपको चरखा बताना है, ये बातें आपको बता देनी है। और उसके बाद अब देखिए हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में एक छोटी सी टॉपिक, जिसमें जो होता है आपको 2 नंबर 1 नंबर तो दिलवा के जाएगी, गारंटी है दिलवा के जाएगी। तो क्विट इंडिया मूवमेंट जो होता है 8 अगस्त 1942 को चलाया गया था, 8 अगस्त 1942 को चलाया गया था। बॉम्बे सेशन जो होता है, बॉम्बे सेशन में जो होता है ये लॉन्च किया गया था, बॉम्बे सेशन में। बॉम्बे सेशन कब हुआ था, 8 अगस्त 1942 को ये लॉन्च किया गया था, बॉम्बे सेशन 1942 में हुआ था, 1942 में बॉम्बे सेशन हुआ था, 8 अगस्त 1942 को ये मूवमेंट चलाया गया था। 2 बातें हो गई। और उसके बाद देखो बॉम्बे सेशन में सबसे पहले डिसाइड हुआ कि ये मूवमेंट चलाना है, उसके बाद होता है 8 अगस्त 1942 को ये मूवमेंट लॉन्च कर दिया गया, ये मूवमेंट लॉन्च कर दिया गया, जिसमें जो होता है गांधी जी ने एक स्पीच दी थी, जिसमें कहा था कि डू और डाई, अब की बात जो होता है या तो हम करेंगे या तो मरेंगे, यानी कि जो होता है अब हम लोग जो होता है आजादी लेके रहेंगे। तो ये जो होता है कंप्लीट कॉल ऑफ था, कंप्लीट कॉल ऑफ था ब्रिटिश का। देखो यहां से जो होता है पहले पकड़ो, ये लॉन्च किया गया था बॉम्बे सेशन 1942 में। 1942 में बॉम्बे सेशन में गांधी जी ने कहा था कि एक लास्ट मूवमेंट चलेगा जिसका नाम रहेगा क्विट इंडिया मूवमेंट, और ये जो होता है 8 अगस्त 1942 को फिर लॉन्च कर दिया गया था, जिसमें गांधी जी ने स्पीच दिया था कि अब डू या डाई, या तो जिएंगे या तो जिएंगे या तो मरेंगे, या तो करेंगे या तो मरेंगे, हम लोग जो होता है आजादी लेकर रहेंगे और ना मर जाएंगे, वो मंजूर है लेकिन अब आजादी लेकर रहेंगे। उसके बाद जो होता है इसमें कंप्लीट कॉल ऑफ कहा गया था कि मतलब ब्रिटिश अब पूरी तरीके से कॉल ऑफ करके चले जाए, यानी कि पूरी तरीके से भारत छोड़ के चले जाए। उसके बाद जो होता है ये मूवमेंट कब चलाया गया था, सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान चलाया गया, जिसमें ब्रिटिश जो है उसके बाद 2 से 3 साल के अंदर 1945 तक जो होता है भारत छोड़ के चले गए थे, कंप्लीट कॉल ऑफ हो गया था। इसी समय सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। आपसे एक नंबर में पूछा जा सकता है सेकंड वर्ल्ड वॉर कब चल रहा था, 1942 में चल रहा था, 1942 में सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। तो इस तरीके से ये सारी बातें थी। देखो प्यारे तरीके से चैप्टर खत्म हो गया है। अब सारे के सारे जाके क्वेश्चन लगाइए, देखिए आपके सारे क्वेश्चन लगेंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से लगेंगे। और उसके बाद जो है आप सारे क्वेश्चन को कर ले जाएंगे, उसके बाद आपको खुद लगने लगेगा कि यार जितना पढ़ाया गया उससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला, गारंटी है जाएगा भी नहीं। इस तरीके से पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। तो चलिए पढ़ाई करते रहिए, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई